इस पे रिस्क असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ बायस पे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रैफिक प्लॉट है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रैफिक प्लॉट है, इसके अंदर वो हर स्टडी के जो करेक्टरिस्टिक है उसकी बेस के ऊपर वो बता रहा है कि ओवरऑल जो रिस्क ऑफ बायस है वो स्टडीज के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। रिस्क ऑफ बायस का लेक्चर आपका हो चुका है। ये जो आपके पास है ये लो रिस्क ऑफ बायस है, ये आपके पास ये हमारे पास लो रिस्क ऑफ बायस है, ये आपके पास मीडियम रिस्क ऑफ बायस है जो येलो में है, फिर आपके पास जो रेड में है वो हाई रिस्क ऑफ बायस है। ये जो आपका ट्रैफिक प्लॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिस्क ऑफ बायस को। फिर आपके पास वो इस तरह आपने उसे लिखना है। मतलब ये जो आपके पास स्लाइड्स हैं ये इस तरह डिजाइन की गई हैं कि अगर आपको चीज आती है तो आपको वो लिखनी भी आती हो। बहुत सारी केसेस में ये होता है कि आपको चीजों का पता तो होता है लेकिन आपको उनकी लैंग्वेज या वो लिखने का तरीका नहीं आता होता। तो इसलिए ये हमने इस तरह की ये डिजाइन की है ताकि आपको इनके लिखने का तरीका वगैरह भी अंदाजा हो सके कि इसे लिखना कैसे है। Assessment of the risk of bias using ROB 2.0 found a high risk of bias in the 3 studies and some concerns of the bias in the 6 studies. The most common issue was in the domain of randomization process and the deviations from the intended intervention. ये जो ROB 2.0 स्केल है इसके ऊपर जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ मसला आ रहा है वो पॉइंट आउट हुआ हुआ है। The remaining 6 RCTs were judged to be at a low risk of bias. फिर आपके पास अगर आपके पास जो आउटकम्स हैं वो कंटिन्यूस आउटकम्स हैं, फिर आप लोग उसका फॉरेस्ट प्लॉट बनाते हो और फिर आपने फॉरेस्ट प्लॉट को इंटरप्रेट करना होता है। फॉरेस्ट प्लॉट का थोड़ा सा मतलब इंटरप्रिटेशन ये होती है कि क्या वो जो फॉरेस्ट प्लॉट है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है या वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, और उसके अंदर कौन कौन सी स्टडीज आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ रही हैं, उसके अंदर जो हेट्रोजेनिटी की वैल्यू है वो क्या आ रही है ये लिखी हुई है, उसके अंदर जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, उसके अंदर जो पी टेस्ट की वैल्यू है वो आपके पास क्या है। ठीक हो गया। तो काई स्क्वायर और हेट्रोजेनिटी अगले आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, या जो पार्टिसिपेंट्स पहले ले चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, तो इसको हम वहां जाके टच करेंगे। अच्छा, रिजल्ट्स कैसे रिपोर्ट करने हैं। अरेंज योर फॉरेस्ट प्लॉट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। पहले आपने प्राइमरी आउटकम्स लिखने हैं, फिर आपने अपने सेकेंडरी आउटकम्स लिखने हैं। और फॉरेस्ट प्लॉट में आपने क्या क्या बताना है, उसके अंदर आपने नंबर ऑफ स्टडीज बतानी है, उसके अंदर जो पूल रिजल्ट्स किए हैं उनके बारे में बताना है, फिर अगर आपने सब ग्रुप एनालिसिस किया है तो उसके बारे में बताना है। ये आपके पास एक फॉरेस्ट प्लॉट है रिलैप्स का, ए जीवीएसडी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने आपके अपनी स्टडीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे उसने जो टीबीआई वेरिएबल है उसके इवेंट्स के बारे में बताया गया है, फिर ये जो सीएचटी है इसके इवेंट्स के बारे में बताया गया है, फिर जो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है चीज रिस्क रेशो वो सब की इकट्ठी की गई है, फिर उसको ये यहाँ पर उसका प्लॉट बनाया गया। तो ये आपको एक एग्जाम्पल वो दे रहा है। इसी तरह ये आपके पास अगली एग्जाम्पल है। फिर वंस यू आर डन विद योर रिजल्ट्स, तो फिर आप लोग अपनी डिस्कशन लिखते हो। डिस्कशन में आपने क्या चीजें लिखनी है कि आपने सबसे पहले अपने समराइज रिजल्ट्स करने, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे पहले समराइज किए जाते हैं। फिर आपने एक एक फाइंडिंग को डिस्कस करना है, अपनी फाइंडिंग बतानी है और कोशिश करनी है कि ऐसी फाइंडिंग्स आपको मिले, ऐसी स्टडीज आपको मिले जो आपकी स्टडीज के साथ रिलेट करती हो कि ये हमारी स्टडी है, एट अ स्टडी डन एट अलास्का एट रिपोर्टेड दिस, a study done in India reported this, a study done in New Zealand, Singapore reported this। ठीक है, तो आपने अपनी फाइंडिंग्स को दूसरी स्टडीज की फाइंडिंग्स के साथ या दूसरे रिव्यूज की फाइंडिंग के साथ कंपेयर करना होता है। ये आपके पास होती है डिस्कशन। उसके बाद आपने अपनी स्टडीज की लिमिटेशंस बतानी होती हैं, फिर अपनी स्टडीज की लिमिटेशन बताने के बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। अच्छा, समराइज फाइंडिंग्स में गिव अ ब्रीफ क्वालिटेटिव रिकैप ऑफ द रिजल्ट्स फॉर द योर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आउटकम्स। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी आउटकम फॉलोड बाय द सेकेंडरी आउटकम, सब ग्रुप एनालिसिस एंड द सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, तो ये आपके पास ना डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस हैं। यहां से हम शुरू करते हैं। कंपेयर विद द मेन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द सिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस इन द फाइंडिंग्स। कमेंट ऑन द pathological, pharmacological and the physiological mechanism if relevant. A brief comment on the implications on the policies. Compare with the previous systematic review and analysis और compare with the clinical trials। ये एक आपके पास पूरा वो साइकिल बन रहा है कि इस तरह आपने शुरू करना है कि
सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को पहले बताना है, उसके जो मैकेनिज्म है फार्माकोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल उसके बारे उसका जिक्र करना है, प्रीवियस सिस्टमैटिक रिव्यूज के साथ उसको रिलेट करना है, एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ उसको कंपेयर करना है। ये वही बात है। अच्छा, फिर आपने लिमिटेशंस बतानी है, तो अपनी लिमिटेशंस के बारे में आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतनी स्टडी आपकी वीक नहीं होती, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होती है। सो बी ऑनेस्ट इन मेंशनिंग द लिमिटेशंस व्हिच कुड अफेक्ट योर रिजल्ट्स, बट आल्सो ट्राई टू मेंशन एनी स्टेप टेकन टू ओवरकम देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी स्टडीज की लिमिटेशंस को बताना है बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन आपने क्या स्टेप लिया उसे ओवरकम करने के लिए, वो भी आपने बताने हैं। मेथोडोलॉजी में लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी जिक्र करना है। रिजल्ट राइटिंग के वक्त कोई लिमिटेशन है, उसके बारे में भी बताना है। रिव्यू प्रोसेस में इटसेल्फ कोई लिमिटेशन है, वो भी आपने बतानी है। कोई पॉपुलेशन बाइस वगैरह है तो वो भी आपने रिपोर्ट करना होता है। मेंशन योर प्राइमरी फाइंडिंग्स अगेन, मेंशन इम्प्लीकेशंस ऑन पॉलिसी व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में जो आपकी प्राइमरी फाइंडिंग है वो सबसे पहले आपने लिखनी है, और फिर आपने कोई ऐसी पॉलिसी जो उसके उसके हक में हो वो आपने बयान करनी होती है। अच्छा, अब ये कंक्लूजन के बाद इंट्रोडक्शन क्यों आ रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप मेटा एनालिसिस के बारे में सोचते हो या उसे अपने पास लिख रहे होते हो, वो आप इसी तरह लिख रहे होते हो कि पहले मेथोडोलॉजी लिखते हो, फिर रिजल्ट लिखते हो, फिर उसकी डिस्कशन लिखते हो। और जब आप ये सारी काम कर लेते हो तो इंट्रोडक्शन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? फिर इंट्रोडक्शन एक बस लफ्जी सी चीज रह जाती, लफ्जी सी चीज रह जाती है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड लिखना होता है, उसके बारे में बताना होता है कि नोन क्या है, फिर उसके बारे में बताना होता है कि अननोन क्या है, उसका रैशनल क्या है, एंड उसका स्टडी क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो इस तरह आपके पास ना एक फनल की तरह इंट्रोडक्शन इकट्ठा होता है कि पहला उसका बैकग्राउंड, देन उसके बारे में क्या नोन है, देन उसके बारे में क्या अननोन है, आप उसके बारे में क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। तो एक बड़ा सा फनल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके नैरोर होता जाता है। ठीक है, तो शुरू में फनल के ऊपर आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, फिर आपके पास क्या उसके बारे में नोन है, क्या उसके बारे में आपको अननोन है, उसका रैशनल क्या है, एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो रैशनल और ऑब्जेक्टिव के अंदर यहां पर फर्क होता है। ठीक हो गया, वो अभी आगे जाके आपको बताते हैं। अच्छा, नॉट एवरी वन हु रीड्स योर आर्टिकल विल बी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप अपने पास है जी फुल ऑन, अपनी साइंस से वहां पर झाड़ रहे हैं, आप एक तरफ से लगे हुए हैं, आपको कोई होश ही नहीं है, लेकिन आपने रीडर का जब इंटरेस्ट कैप्चर करना होता है तो लिखने का तरीका यही होता है कि वो बेसिक से शुरू करो। ऐसा आपने लिखना है कि आप जब आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो तो एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आए, इतनी सिंपल हो। अच्छे लफ्ज यूज करो, अच्छी वोकैब यूज करो, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी सिंपल भी होनी चाहिए। तो आपने पूरा बैकग्राउंड नॉलेज देना है अपनी स्टडी के बारे में, अपनी इंटरवेंशन के बारे में, अपने आउटकम के बारे में। उसके बारे में बताना है कि क्या नोन है और क्या अननोन है, क्या आप निकालोगे, क्या पहले से निकला हुआ है। ठीक हो गया। और क्या अपने नॉलेज गैप को आपने वहां पर हाईलाइट, मतलब जो जो नॉलेज गैप है जिसको आपने निकालना है वो आपने हाईलाइट करना है। फिर आपने रैशनल और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वहां बताना है। ठीक है, अब रैशनल और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या फर्क होता है कि ऑब्जेक्टिव वो चीज होती है जो आप अपनी स्टडी में निकालना चाहते हो, कि आप अपनी स्टडी में क्या हासिल करना चाहते हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टाइटल के पीछे टू लगा दो तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। रैशनल ये होता है कि अगर आपके डिजायर्ड मकासद हासिल हो जाते हैं, सो व्हाट, आप आगे क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर रिजल्ट्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज योर रैशनल। ठीक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फर्क है, आपने इसके बीच में याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव वो है आपका कि आप अपनी रिसर्च में निकालना क्या चाहते हो। ठीक है, मतलब क्या आउटकम्स हैं उसके, क्या, मैंने आपको बताया कि टाइटल के पीछे आप टू लगा दो तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। लेकिन रैशनल क्या है कि अगर आपने अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है, आपने ये हासिल कर लिया है कि प्लेसिबो के बीच में और जो आपकी ड्रग है, जो भी आपने ड्रग यूज की है, जो भी आपका आरसीटी था, उसके बीच में फर्क है, सिग्निफिकेंट फर्क है या नहीं है, ये चीज आपने अपने ऑब्जेक्टिव में हासिल कर ली है। तो इसके हासिल करने के बाद अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आप अपनी इन पॉपुलेशन को वापस जाके फायदा कैसे पहुंचाओगे, वो रैशनल का नाम है।
ठीक है। फिर ये जो सप्लीमेंट्री फाइल्स आपके पास होती हैं, इसके अंदर आपने सारी चीजें ये जो पूरी करनी होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक प्लॉट था, फनल प्लॉट था, वो ये आगे आपको एनालिसिस में बताएंगे, फॉरेस्ट प्लॉट था, सब ग्रुप एनालिसिस था, प्रिज्मा चेकलिस्ट थी। ठीक है। आपने अपनी सप्लीमेंट्री फाइल्स को भी स्ट्रांग रखना होता है और वो अलग से आपने अपलोड करनी होती है। फिर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। ठीक हो गया। और एज इट इज रिटन, इट इज द सुपरचार्ज ट्रेलर ऑफ योर रिसर्च एंड इट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट ना कहें, सेकंड मोस्ट रिव्यूड सेक्शन कह दें ना पेपर। तो जो भी आपका आपकी जो पूरे रिजल्ट्स, पूरे आपकी स्टडी का क्रक्स है, यू हैव टू राइट इट इन 150 टू 250 वर्ड्स, ताकि जो रीडर है उसको पूरा ना पढ़ना पड़े और उस एब्स्ट्रैक्ट से ही वो आइडिया ले ले कि इस रिसर्च के अंदर है क्या। ठीक है। फिर आपने टाइटल में अपने पाइकॉस फ्रेमवर्क का खास ख्याल रखना होता है। टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन या मोस्ट रिव्यूड सेक्शन, मैं ऐसे कहूंगा कि मोस्ट रिव्यूड सेक्शन होता है। द टाइटल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट शुड बी कंसाइज, क्लियर, इंफॉर्मेटिव, इफेक्टिवली कन्वेइंग द मेन फोकस ऑफ द रिसर्च। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर राइटिंग अ गुड मैन्युस्क्रिप्ट? ये इंपॉर्टेंट बात उसने की है कि वॉटसन एंड किक पब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इन वन पेज आर्टिकल। आई थिंक यू कैन पब्लिश योर्स इन टू। मतलब बहुत लेंथी या बहुत ज्यादा सफे काले करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉटसन एंड क्रिक जैसा मॉडल एक सफे पे आ सकता है तो आपका आर्टिकल दो पे आ सकता है। वो कहने का ये विचार है कि सिंपल रखें, शॉर्ट रखें और अपनी बात को पूरी की पूरी तरह कन्वे करें। मतलब पूरी आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह में घुस नहीं जाना, हर आर्टिकल को साइट नहीं करने लग जाना, सिंपल शॉर्ट प्रिसाइज इस तरह रखना है आपने। अच्छा अच्छा। ये आपने जिस तरह न्यूज चैनल्स तहलका खेज इंकशाफ करने हैं, उस तरह आपने तहलका खेज इंकशाफात नहीं करने कि जी हम पहली बार ये करने जा रहे हैं। तो वो इसमें लिखा हुआ है कि डोंट एक्सजेजरेट द नोवेलिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। ठीक है। डोंट यूज वर्ड्स लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग, पैराडाइम चेंजिंग, फर्स्ट एवर टू डिस्क्राइब योर रिजल्ट्स। मतलब कोई गरूर वाली बात या कोई फखर वाली बात आपने नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता चलना है, थोड़ा सा हाथ होला रखना है जिसे कहते हैं कि सामने आपके एग्जांपल है, नो प्रीवियस स्टडी हैज असेस दिस आउटकम, या टू आर नॉलेज नो प्रीवियस। सिर्फ एक दो लफ्जों की वजह से आपका कहने का अंदाज खूबसूरत हो गया। ठीक है। ये लाइफ लेसन भी है और मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग लेसन भी है। नो प्रीवियस स्टडी हैज असेस दिस आउटकम वर्सेस टू आर नॉलेज नो प्रीवियस स्टडी हैज असेस दिस आउटकम। बहुत फर्क आ जाता है इन दोनों चीजों के बीच में। जो आपका जो चीफ एडिटर होता है जर्नल का, वो थोड़ा खुश होता है आपकी इस तरह की लैंग्वेज देख के, और आपके जो आर्टिकल के एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। इस स्टेज पे जाके ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो इनटॉलरेबल होती हैं। इसके लिए प्लगइन्स वगैरह आप इंस्टॉल कर लें ग्रामरली वगैरह के, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। अच्छा। ये एक आपके पास ये जो ये क्लॉक है, जिस तरह ये ब्रॉड टू नैरो टू ब्रॉड हो रही है, इस तरह आपका आर्टिकल जाना चाहिए। ठीक है। पहले आपने क्या करना है, मेक एन आउटलाइन, ट्राई टू डिफाइन ईच पैराग्राफ यू राइट। उसके बाद एक्सपेंड ईच वर्ड इनटू 3 और 4 पॉइंट्स और फाइंड द रेलेवेंट रेफरेंसेस फॉर ईच और राइट अवे। ठीक है। पहले आपने ये नहीं कि जी आप साथ साथ वो शायरों की तरह लिख रहे हो, आपको आमद हो रही है, इस तरह इसमें कुछ नहीं होता। पहले आपने अपनी एक आउटलाइन बना लेनी है, उसके अंदर वर्ड्स इकट्ठे कर लेने हैं एंड देन उसको एक्सप्लेन करना आपने शुरू कर देना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनके यहाँ पर नरेट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक देम, या हम उनको नेक्स्ट क्लास से पहले देख लेंगे और उनको आंसर कर देंगे। मेरा तरीकाकार यही होता है कि अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन द ब्लंडर्स इन द प्रिज्मा चार्ट। तरीका यही होता है कि नेक्स्ट क्लास से पहले उनको एक्सप्लेन किया जाए। मुझे बेशक आप लोग इनबॉक्स कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन पिछले स्लाइड्स की हो रहा है। मैं इनको आंसर कर देता हूँ, एक ये चीज रहती है अगर ये कहते हैं तो। दिस वाज द स्लाइड आई थिंक। आप इसे देख लें पहले। ठीक है।
आई थिंक इट गॉट स्टक। एक मिनट में ट्राई करूंगी यहाँ से। पर इसी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये है कि आपके पास रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड फ्रॉम डेटाबेसेस और रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रजिस्टर्स 50 एंड 50, आपके पास टोटल 100 बनते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 80 जा रहे हैं। वो 20 किधर गए? वो 20 किधर गए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो डुप्लीकेट्स हैं, डुप्लीकेट्स रिमूवल है, वो की तो हैं, ठीक है, कि हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया है, लेकिन वो बताना भी तो है कि आपने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया है। वो यहां पर कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने डुप्लीकेट्स को रिमूव किया, तो वो आपने चीज ने बतानी कि आपने इतने डुप्लीकेट्स को रिमूव किए। फिर इसने क्या किया है कि जो रिव्यूज हैं वो पहली प्राइमरी स्क्रीनिंग में ही निकाल दिए। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल है कि रिव्यू हम जब जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं तो हम रिव्यूज को प्राइमरी स्क्रीनिंग में ही निकालते हैं, लेकिन व्हाट्स द प्रोटोकॉल, वो हमने प्रिंसिपल को डिस्कस करना है कि रिव्यूज को आपने यूजुअली सेकेंडरी स्क्रीनिंग के अंदर निकालना होता है। ठीक हो गया? अब अगली चीज देखें कि ये जो आपके पास आर्टिकल जो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग के अंदर निकल रहे हैं, जो प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंदर निकल रहे हैं, दे आर 13, और जो आखिरी स्टेजेस के अंदर आर्टिकल आपके पास निकल रहे हैं, दे आर 24। दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ अ ब्लंडर। चलो, ऊपर आपने डुप्लीकेट को नहीं किया, खैर है, आपने रिव्यूज को शुरू में निकाल दिया, चलेगा। आपकी एक स्टडी कम ज्यादा हो गई, चलेगा। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल स्क्रीनिंग में जब आप एक स्टडी का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो पूरी स्टडी का आपको ओवरऑल अंदाजा हो जाता है। तो जब आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया है और स्टडी देख ली है, तो वहां से आपके पास सिर्फ 13 निकाल रहे हो, और जब आपके पास फाइनल स्टेजिंग है वहां आप 24 निकाल रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, तो आपने कोशिश करने की मैक्सिमम आर्टिकल, जिस तरह वो एक एग्जांपल बीच में आई थी कि 1700 आर्टिकल शुरू में निकल रहे थे, ये स्टक हो गया मैं से। अगर ये आपसे पढ़ा जा रहा है तो इसे देख लेते हैं। ये देखें, 1712 आर्टिकल्स थे। ठीक है, पहले उसने बताया कि 259 डुप्लीकेट रिमूवल था, उसके बाद 1285 बचे, और 1213 यहीं पर एक्सक्लूड हो गए। इतना बड़ा नंबर शुरू में ही एक्सक्लूड हो गया। फिर 72 बचे। 72 में से जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग या फुल लेंथ आर्टिकल की स्क्रीनिंग हुई है, उसमें 57 एक्सक्लूड हुए एंड 15 वर इंक्लूडेड फॉर योर डाटा एक्सट्रैक्शन। तो ये उसके अंदर ब्लेंडर्स थे।